आज डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट, लेकिन आज हम डील करेंगे दो पर्टिकुलर ट्रेट्स के साथ, जिसके हम दो पेयर डील करेंगे एलील्स के। तो डायहाइब्रिड क्रॉस, तो बच्चे डायहाइब्रिड क्रॉस में हम डील कर रहे हैं टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी कि हम दो पर्टिकुलर फीचर्स ले रहे हैं और एक फीचर में हमारे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी एक पेयर। तो हम दो फीचर्स ले रहे हैं, तो हमारे पास दो पेयर रहे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, जिसपे हम इसके दौरान काम करने वाले हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है, हम उसमें जो फीचर्स लेने वाले हैं दैट इज ऑफ सीड शेप एंड सीड कलर। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को इस दो फीचर्स की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चे सीड जो है उसके हमने दो कलर्स देखे थे। पी सीड जो है, मेंडल ने जब इन पे काम किया, जब प्रॉपर्ली एनालाइज किया कि सीड के दो कलर्स थे, दैट इज येलो, जिसे डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, एंड ग्रीन स्मॉल वाई से। और सीड शेप जो थी वो थी राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड यानी कि कैपिटल आर एंड रिंकल्ड यानी कि स्मॉल आर। जैसे हमने मेंशन किया था कि कैपिटल टर्म जो है, कैपिटल लेटर जो है वो डिनोट करेगा डोमिनेंट एलील को, और जो स्मॉल है वो डिनोट करेगा रिसेसिव अरेंजमेंट को, ठीक है। तो बच्चे रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव एलील है, सिमिलरली ग्रीन जो है वो यहाँ पे रिसेसिव फीचर है। तो इस तरीके से आप इन फीचर्स को लेंगे हम, और इससे F1 और F2 जनरेशन जो है वो डिटरमाइन करेंगे। और याद रखेंगे बिल्कुल जो रिसेसिव है, जो हमने प्रीवियसली लॉस किए हैं मेंडेलियन लॉस मोनोहाइब्रिड के केस पे, उसमें उसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो पेयर में काम करते हैं, यानी कि दो एलील्स जुड़ेंगे तो जाके एक्सप्रेशन होगा। लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी कि अगर दो डिफरेंट एलील्स कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है। और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो एलील्स जो है, वो फैक्टर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं ताकि अलग अलग गैमीट का हिस्सा बना सके। तो बच्चे एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा एक्सप्लेन करती है, उसने एक एग्जांपल लिया है एंजाइम्स का डोमिनेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो डोमिनेंस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एंजाइम है हमारे पास, एक पर्टिकुलर एंजाइम है, अब उसे काम करना और एक्सप्रेस करना। वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? एक सबस्ट्रेट को प्रोसेस करके। तो एक इफेक्टिव एंजाइम वो है, एक फंक्शनल एंजाइम वो जो कि एक सबस्ट्रेट को मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, उसे मेंशन करती हूँ इस एग्जांपल को। तो बच्चे एक कंप्लीटली इफेक्टिव एंजाइम जो है, कोई प्रॉपर एंजाइम, वो ही एक सबस्ट्रेट को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर एंजाइम है जो कि पूरा फंक्शनल है, वो ही एक सबस्ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकता है, सबस्ट्रेट को प्रोसेस कर सकता है। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन को, एक जीन को क्या बनाना पड़ेगा? एक जीन को बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर एंजाइम, एक इफेक्टिव एंजाइम। तो सोचो वो अलील, उसका एक फैक्टर है, वो ऑल्टर हो गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। तो वो चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद उसमें 3 चेंजेस आए। तो मतलब हमारे पास जो फैक्टर चेंज हुआ, तो फैक्टर जो है उसमें कोई ऑल्टरेशन आया है, और ऑल्टरेशन के बाद वो चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? या तो वो इफेक्टिवली एंजाइम नहीं बनाएगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। यहाँ पे प्रॉपर एफिशिएंट एंजाइम था, अब इम्प्रॉपर होने की वजह से, चेंज होने की वजह से एंजाइम जो है वो लेस एफिशिएंट बना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एंजाइम के या फैक्टर के चेंज होने के बावजूद भी उसकी एफिशिएंसी ही सिर्फ कम हुई है, लेकिन काम तो कर रहा है।
तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। अब दूसरा केस हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, और तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो एंजाइम बनेगा, तीसरा कंडीशन ये हो सकती है जो हमारे पास एंजाइम बनना था वो नहीं बना, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है, एक फैक्टर के ऑल्टर होने की वजह से, एक डिफरेंट फैक्टर होने की वजह से। तो बच्चे अब इस फैक्ट केस में देखा जाए तो फर्स्ट केस जो है वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, तो हमारे पास काम हो रहा है, फिर भी फैक्टर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, फैक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोसेस होगा, लेस एफिशिएंटली होगा लेकिन हो जाएगा। बट इन दो केसेस में जहां पे या तो फंक्शनल एंजाइम बिल्कुल नहीं, फंक्शनल एंजाइम जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहा, या तो वो एंजाइम बन रहा है तो वो भी नॉन फंक्शनल होगा। तो इन दो पर्टिकुलर केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यही हो सकता है कि कोई और फैक्टर आए जो कि इफेक्टिव हो, जो फंक्शनल हो, वो आके टेक ओवर कर ले, वही काम करवाए, ठीक है। सो इन टू केसेस, इन टू पर्टिकुलर केसेस वी रिक्वायर एफिशिएंट एंजाइम, यानी कि एफिशिएंट फैक्टर। तो वो फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पे है वो हम रिलेट करते हैं डोमिनेंट फैक्टर के साथ। तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक जो ऑल्टर्ड फैक्टर है इस केस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव फैक्टर है वो ऑल्टर्ड फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे पास ये दो पर्टिकुलर केसेस आ रहे हैं, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना या तो बना ही नहीं एंजाइम। तो क्या किया, फिर डोमिनेंट फैक्टर ने आके काम शुरू करवाया और सबस्ट्रेट की प्रोसेसिंग करवाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम होता है एक डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में, यानी कि रिसेसिव जो है उसको काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए एफिशिएंटली, उसे एक दूसरे फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो काम करते हैं। तो बच्चे वो डोमिनेंस जो है जो हमने मोनोहाइब्रिड के केस में देखी वो हम यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसे दो फैक्टर्स के साथ डील करेंगे। स्टेप्स वही रहने वाले हैं जो इनिशियल स्टेजेस में थे। अब डाइट हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, ये दो फैक्टर्स लिए, दो फीचर्स लिए, सीड कलर एंड सीड शेप, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अब एक पेरेंट है मेल, एक पेरेंट है फीमेल। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड के केस में हमने फर्स्ट स्टेप में लिया था होमोजाइगस पेरेंट प्लांट, होमोजाइगस पेरेंट प्लांट यानी कि एक कंप्लीट डोमिनेंट होगा और एक कंप्लीट रिसेसिव होगा, इसी तरीके से हमने पिक किए थे फीचर। तो इसके केस में भी हमने ये किया, सबसे पहले सीड कलर लेते, तो एक पेरेंट प्लांट हमने लिया डोमिनेंट, कैपिटल आर, सॉरी ये सीड शेप कैपिटल आर, ठीक है। दूसरा ये पूरा हमें रिसेसिव लेना है, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल आर, लेकिन हम बात कर रहे हैं दो पर्टिकुलर फीचर्स की। हमारे पास पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स है, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उन 7 फीचर्स में से, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से हमने उसका एक पर्टिकुलर दो फैक्टर्स कंसीडर किए जस्ट, ठीक है। तो बच्चे सीड कलर में हमारे पास ये दो है, अब दो फैक्टर्स, दो फीचर्स ले रहे हैं तो कंप्लीट डोमिनेंट लेंगे, कैपिटल वाई लिया हमने, स्मॉल वाई, तो मतलब हमने पूरा होमोजाइगसली रिसेसिव अरेंजमेंट लिया या फिर डोमिनेंट अरेंजमेंट लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप मेंडल क्रॉस के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हमें गैमीट्स फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब इससे हमें F1 जनरेशन चाहिए, लेकिन गैमीट्स क्या होंगे, तो गैमीट्स कुछ इस तरीके से है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्योंकि जब एक फीचर्स है जो अलील्स है वो आएंगे गैमीट के अंदर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सीड शेप का फीचर आएगा, सीड शेप का अलील आएगा और सीड कलर का नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम एक गैमीट कंसीडर कर रहे हैं, उस गैमीट में हमारे पास क्या अरेंजमेंट जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे कैपिटल आर, तो सीड कलर, सीड शेप के लिए हमारे पास यहाँ से डोमिनेंट अलील गया क्योंकि होमोजाइगस, ठीक है, डोमिनेंट है। तो उसके बाद
यहाँ से सीड कलर के लिए एक फीचर गया, एक एलील गया, दैट इज कैपिटल वाई। ठीक है, तो साथ में जा रहे हैं सीड कलर और सीड शेप का एलील। अब इस केस में हमारे पास स्मॉल आर गया, स्मॉल वाई गया। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास गैमीट, और जब हम इनको क्रॉस पॉलिनेट करवाएंगे, यानी कि मेल से पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल किए सिग्मा पे, और अल्टीमेटली हमारे पास जो हाइब्रिड्स मिले वो आए इस तरीके से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस पेरेंट प्लांट से हमें F1 जनरेशन जो मिली वो मिली हेट्रोजाइगस, जो कि बिल्कुल मोनोहाइब्रिड के केस में थी। तो F1 जनरेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हुई। और अब इस केस में फीचर्स की बात करते हैं, तो पेरेंट प्लांट में हमारे पास फीचर क्या था, राउंड और येलो, राउंड सीड होगा, येलो सीड होगा, यहाँ पे रिंकल सीड होगा और ग्रीन सीड होगा। तो मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, डोमिनेंट एलील कौन सा है यहाँ पे, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो। तो यहाँ पे हमारे पास फिनोटाइप आया राउंड एंड येलो। बिल्कुल सेम वैसा अरेंजमेंट आ रहा है जैसे हम बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड के केस में। तो होमोजाइगस पेरेंट प्लांट थे, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आया वन जनरेशन में वो हेट्रोजाइगस आया। ठीक है, और फीचर्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट के एक्सप्रेस हुए, यानी कि राउंड एंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, इसको फर्दर जानने के लिए मेंडल ने फर्दर वर्क किया और इससे एक्सट्रैक्ट की F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद हमें F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी। तो बच्चे अब आगे कंटिन्यू करते हैं F1 जनरेशन के बाद। तो बच्चे जो हमें F1 जनरेशन मिली थी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो वो F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस थी। तो वो हेट्रोजाइगस जनरेशन को अब हम सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अरेंजमेंट आया था हेट्रोजाइगस। तो सबसे पहले गैमीट की बात करें तो नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, 4। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ गैमीट्स एक पर्टिकुलर ट्रेट के हिसाब से नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, वो उसका फॉर्मूला है 2⁻n, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेट्स, दो ट्रेट्स है सीड कलर एंड सीड शेप, 2⁻n नंबर ऑफ गैमीट्स। फिनोटाइप कितने आएंगे, वो भी 2⁻n सेम। और जीनोटाइप कितने आएंगे F2 जनरेशन में, वो है 3⁻n। ठीक है, तो बच्चे इसी हिसाब से अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो F1 जनरेशन कुछ इस तरीके से थी हमारे पास। आफ्टर क्रॉस पॉलिनेटिंग होमोजाइगस पेरेंट प्लांट, तो हमारे पास अब जो गैमीट बनेंगे इस केस में, गैमीट बनेंगे कुछ इस तरीके से थे। हमारे पास एक फीचर, एक एलील जो है वो शेप का आएगा, एक एलील जो आएगा वो सीड कलर का आएगा। तो एक गैमीट ये आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि दोनों डोमिनेंट ट्रेट आए। और ये हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स फीचर्स जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, लेकिन सेग्रीगेटिंग पैटर्न देखो यहाँ पे। सेग्रीगेटिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि डोमिनेंट एलील के साथ रिसेसिव एलील भी आ सकता है गैमीट में। जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई ही आएगा गैमीट में। जब सेग्रीगेशन हो रहा है, जब गैमीट का हिस्सा बना रहे हैं एलील, तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव एलील भी हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमारे पास है स्मॉल आर फॉर रिंकल सीड विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमीट्स बन गए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट्स 2⁻n, अकॉर्डिंगली हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट्स आ गए। तो बच्चे अब हम पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और पनेट स्क्वायर से की हेल्प से हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे F2 जनरेशन। तो हमें F2 जनरेशन जो मिलेगी उसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स जो है वो होंगे 3⁻n। हम अकॉर्डिंगली काउंट करेंगे उसे। तो 4 गैमीट्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है। तो बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन में
तो ये आ गया हमारे पास पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर में ये रहे हमारे पास अलील्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। यही सेम अरेंजमेंट सेल्फ पॉलिनेशन होना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो बच्चे इसके बाद अब हमारे पास ये पनेट स्क्वायर में हम सारा फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन के बाद हमें डिफरेंट जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग करने के बाद अब हम जीनोटाइप फिनोटाइप्स, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्रॉस है जिसमें हमें डिफरेंट जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स मिले, ठीक है। तो ये डिफरेंट जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। और बहुत सारे जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स है और हमने देखा कि कोई भी कैरेक्टर जो है, जो सीड शेप है, वो सीड कलर को इफेक्ट नहीं कर रहा, उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अलग अलग से माइग्रेशन हुआ है, कहीं डोमिनेंट है, कहीं रिसेसिव अरेंजमेंट है, हम प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। तो बच्चे हमारे पास जो जो जीनोटाइप्स आए वो कुछ इस तरीके से थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये है एक जीनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो हमें सारे डिफरेंट जितने पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उतने जीनोटाइप्स मिले, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर आप खुद काउंट करके देखो उस काउंटिंग में पूरा आपको इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अरेंजमेंट 2, दो रहेंगे, ठीक है। आपको देख लो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे रहा और यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो अरेंजमेंट है, अगेन 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 अरेंजमेंट्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अगेन 2 एंड 1, तो ये हमारे पास रेशियो रहने वाला है। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो रहेगा 1:2:1:4:2:4:2:1:1। तो ये है हमारे पास जीनोटाइप्स एंड जीनोटिपिक रेशियो, जो कि हमें ऑब्टेन होगा इस पर्टिकुलर क्रॉस से, ठीक है। वैसे ही अगर आप फीचर्स यहाँ पे देखो, हमारे पास फीचर्स इस केस में राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो यहाँ पे भी, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो अगेन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आए हैं, ठीक है। तो मैं फिनोटाइप्स अगर मेंशन करूं यहाँ पे, तो फिनोटिपिक रेशियो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो में हमारे पास पहला फिनोटाइप है राउंड एंड येलो, फिर है राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रेशियो रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एंड येलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गया हमारे पास राउंड एंड येलो। राउंड एंड ग्रीन 1 2 3, रिंकल एंड येलो 1 2 3 3, एंड रिंकल एंड ग्रीन सिर्फ लास्ट में रहेगा हमारे पास यहाँ पे, तो 1। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे रहेगा 9:3:3:1। तो इस तरीके से हमारे पास फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो रहेंगे, ठीक है। तो ये हमें हमारे पास मिल गए जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स, यानी कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल सेम तरीके से हमने वैसे किया जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड के केस में किया था, ठीक है। बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि हमने 2 डिफरेंट ट्रेट्स लिए, और बच्चे इस ट्रेट्स को, दोनों ट्रेट्स को कंसीडर करने के बाद मेंडल ने अगेन एक लॉ फ्रेम किया, एक जनरलाइजेशन दिया, जिसे अगेन मेंडल लॉ के एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के अंदर से डील किया गया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है यहाँ पे कि जो भी
जो भी अलील है जो सेग्रीगेट हो रहा है और गैमीट्स का हिस्सा बना रहा है, वो पर्टिकुलर एलील जो है वो किसी और फैक्टर और किसी और एलील पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि हम दो ट्रेट्स ले रहे हैं, सीड कलर एंड सीड शेप। अगर सीड शेप के अलील को माइग्रेट करना है, किसी गैमीट का हिस्सा बनना है, वो सीड कलर के एलील पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, इंडिपेंडेंटली उसकी सॉर्टिंग होगी एक पर्टिकुलर गैमीट के अंदर। तो मतलब हमारे पास कोई और ट्रेट का कोई भी जीन या एलील जो है वो उस एलील की माइग्रेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये लास्ट लॉ था, लास्ट जनरलाइजेशन था जो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया। तो बच्चे अब बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो डाई हाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने दिया था। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एलील का माइग्रेशन टुवर्ड्स द गैमीट, गैमीट का अगर वो हिस्सा बना रहा है तो वो किसी और ट्रेट के जीन पे और एलील पे डिपेंड नहीं करता। तो असॉर्टमेंट यानी कि उसकी सॉर्टिंग इन अ पर्टिकुलर गैमीट, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अरेंजमेंट और सॉर्टिंग ऑफ अलील allele in a particular gamete is independent of allele or factors of any different trait of a particular allele is independent of factors of another trait। किसी और ट्रेट के फैक्टर से इंडिपेंडेंट है। तो बच्चे इस केस में उसने यही एक्सप्लेन किया कि यानी कि हमारे पास जो सीड का शेप है यानी कि राउंड शेप और सीड का कलर येलो कलर, वो दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेशंस है। तो जरूरी नहीं है जब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे जब सेग्रीगेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन हुआ तो उस टाइम पे कोई भी डोमिनेंट एलील जरूरी नहीं है डोमिनेंट एलील के साथ ही मूव करेगा और एक गैमीट का पार्ट बनाएगा। वो उसका इंडिपेंडेंट विजन है और उसका डिपेंडेंट फैक्टर इफेक्ट है जिसकी वजह से वो अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द गैमीट। तो गैमीट जो है उसमें हमारे पास डोमिनेंट एलील भी हो सकते हैं और रिसेसिव एलील भी हो सकते हैं, वो उनका इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो कोई दो एलील जो है वो आपस में जुड़े नहीं होंगे। बट बच्चे इस फैक्टर को लेके कोई थोड़ा सा, इस लॉ को लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, जो हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो वो एक्सेप्शन ये है कि बच्चे हमारे पास ये लॉ जो है वो उन्हीं के केस में एप्लीकेबल है जिसके केस में जब वो केसेस में एप्लीकेबल है जहां पे जो फैक्टर्स के जीन्स है क्रोमोसोम में बहुत दूर दूर अरेंज है। अब बात करते हो क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे बहुत सारे जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। तो बच्चे जब क्रोमोसोमल आर्म का पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, जब जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि एक ही एलील या एक ही जीन चेंज होगा, उसके साथ सर्टेन और एलील्स भी जाते हैं। तो मतलब जो क्लोजली रिलेटेड है उनके केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हर बार काम नहीं करता। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में हमारे पास एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन उनके केस में जब किसी फैक्टर्स के जीन्स जो है वो क्लोजली प्लेस्ड है तो उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन जो है उनका साथ में हो सकता है, उनका सॉर्टिंग जो है वो एक साथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्लोजली प्लेस्ड alleles in a chromosome, तो मतलब हमारे पास कुछ जीन्स जो है कुछ एलील्स जो है वो लिंकेज शो कर रहे हैं।
वो लिंक्ड है एक साथ, वो लिंकेज शो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो साथ साथ ही माइग्रेट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में हमारे पास ये एक्सेप्शन आ जाता है। हमारे पास सिर्फ एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो कि यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्सल लॉ है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में भी आपने को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की है। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो हैप्लॉइड भी है ना। तो पेयर्ड फैक्टर्स में तो दो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो है यानी कि एलीज जो है उनको कंबाइन करके काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के केस में तो ऐसा नहीं होता। डोमिनेंस के केस में को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की आपने, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में भी क्लोजली प्लेस्ड एलील्स जो है वो साथ में माइग्रेट करने के चांसेस होते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द ओनली मेंडेलियन लॉ व्हिच इज यूनिवर्सल एंड विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, so law of segregation is universal. Is universal and without any exception. क्योंकि जब गैमीट बनेंगे तो फर्दर वहां पे वो पेयर्ड फैक्टर्स अलग होंगे ही, वो सेग्रीगेट होंगे ही ताकि गैमीट का हिस्सा बन सके। हाँ, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस के केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे सोमेटिक या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से ही हमारे पास यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, पर उसके केस में गैमीट की फॉर्मेशन की तो हम बात करेंगे नहीं पार्थिनो के कार्पी के केस में, है ना। अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, बट अगर गैमीट बन रहा है, गैमीट बन रहा है और उसके टाइम पे हमारे पास वो पेयर फैक्टर्स अलग होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे आप एपोमिक्सिस की बात करते हो, एपोमिक्सिस प्लांट के केस में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में पढ़ा होगा। तो एपोमिक्सिस के दौरान क्या होता है, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जैसे न्यूसिलस से बने हुए स्ट्रक्चर है, एग सेल है जो मतलब एक मदर मतलब मेगास्पोर है, उसी से फर्दर जो कि एक्सेल की तरह काम करेगा, उसी से फर्दर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि एक डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड सेल है। तो उस टाइम पे गैमीट की फॉर्मेशन नहीं हुई और सेग्रीगेशन नहीं हुई। ठीक है, बट अगर फ्यूजन होना है गैमीट का तो वो हैप्लॉइड अरेंजमेंट बनाएंगे और सेग्रीगेशन डेफिनेटली होगा।